चलिए हम लोग इस सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है ना, और 2-3 बार आया हुआ है, एक बार नहीं 2-3 बार ये सवाल आया हुआ है। तो हम लोग पढ़ रहे थे, इसी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 रिएक्शन दिया हुआ है। पहला है N2 + 3H2 = 2NH3, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दिया है। दूसरा है N2 + O2 = 2NO और इसका K2 दिया है। और तीसरा है H2 + ½ O2 = H2O और इसका K3 दिया है। और अब आपका पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए पूछ रहा है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K दिया है। तो मिला जुला के बेसिकली इन तीनों रिएक्शन से हमको ये रिएक्शन लाना है। इन तीनों रिएक्शन से हमको ये रिएक्शन लाना है। और आप लोगों को पता होगा ना कि क्या जब हम जोड़ते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, सब डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो हमको देखना क्या कि ये रिएक्शन कैसे आएगा ना। तो देखो सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट में क्या है, NH3 है। रिएक्टेंट में NH3 है। अब आप मुझे बताओ NH3 कौन से रिएक्शन से आएगा, इसी रिएक्शन से आएगा कि नहीं आएगा। देखो यहाँ 2NH3 है, यहाँ 2NH3 है, लेकिन यहाँ 2NH3 किधर है, प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में है। और यहाँ पे कैसे है, रिएक्टेंट में है यार, ये रिएक्टेंट में है। तो इसका ये क्लियर मतलब है कि इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, रिवर्स। तो इसका मतलब ये तय है कि जब हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, तो 1/K1। तो 1/K1 तो आपने किया है, 1/K1 आपने किया है। इस रिएक्शन को आपने रिवर्स किया, तभी ये यहाँ NH3 रिएक्टेंट में आएगा, ठीक है। और देख लीजिए 2NO यहाँ क्या है, प्रोडक्ट, और यहां भी क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। और अगर आपको 2NO प्रोडक्ट में चाहिए तो आपको इस रिएक्शन को क्या है, जोड़ना पड़ेगा, है ना। जोड़े होंगे आपने, इस दूसरे रिएक्शन का आपने क्या किया होगा, जोड़ा होगा, जोड़ा होगा यार आपने। अगर जब इसको रिवर्स करके इसमें जोड़ेंगे तभी ना यहाँ 2NO आएगा, है ना। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ K2 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, रिवर्स करके तब जोड़े होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या चाहिए, H2O चाहिए। H2O चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा H2O इधर भी प्रोडक्ट में है और आपको भी यहाँ प्रोडक्ट में चाहिए, लेकिन मुझे बताइए आपको कितना H2O चाहिए, 3 H2O। यानी इस रिएक्शन को 3 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, और फिर इन दोनों को जोड़ना, और इसको क्या करना है, माइनस करना है, घटाना है। तो इसको 3 से गुना कर दो, 3 से गुना करोगे तो 3H2O आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा, इसको रिवर्स करोगे तो रिएक्टेंट आ जाएगा। अच्छा इसको भी से जोड़ा गया है तो यहां भी K3 हो गया, लेकिन साथ में मैं हटा देता हूं इस चीज को ना, प्रोडक्ट ऐसे कर देता हूं, K3 होगा, लेकिन साथ में आपने यहाँ 3 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ 3 से क्या हो जाएगा, 3 इसके पावर में चला जाएगा। यही किसकी वैल्यू होगी, K की वैल्यू होगी। जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है वो इसी तरह से रिएक्शन से रिलेटेड होगा। इसको रिवर्स किए तो 1/K, प्रोडक्ट के लिए फिर रिवर्स करने के बाद जोड़े तो K2, इसको 3 से गुना किए तो 3, और फिर दोनों को जोड़े, है ना। तो इस तरह से कुछ आएगा यार, इसका समझ रहा है कि नहीं समझ रहा आप लोग, है ना। इसी तरह से इसका आएगा बच्चा, फाइनल जो है वो इसी तरह से आएगा। तो सारे बच्चे समझ गए होंगे कैसे हमको वहां सवाल आएगा, तो कैसे अप्रोच करना। और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे आता है, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। तो हम इसको हटा देते हैं। आप लोग समझ गए हैं अच्छे से कैसे कैसे वहां सवाल आता है और किस तरह से हम लोगों को करना है। यही हम लोगों का क्वेश्चन है। 20 liter container at 400 Kelvin contains CO2 gas at 0.4 atm pressure and on excess of SRO and excess of SRO, है ना। The volume decreased by movable piston। पहले एक कंटेनर है, 20 लीटर का कंटेनर हमारे पास है, उसमें CO2 गैस है और साथ में SRO सॉलिड है। अब पिस्टन का वॉल्यूम हम डिक्रीज कर रहे हैं, मूवेबल पिस्टन से धीरे धीरे उसको डिक्रीज कर रहे हैं। अब कह रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर व्हेन प्रेशर ऑफ CO2 अटेन्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब आपको पता है कि हमारे पास कंटेनर है, तो जैसे जैसे उसका हम वॉल्यूम कम करेंगे प्रेशर बढ़ेगा। तो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू, है ना, जब प्रेशर ऑफ CO2 की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। और यहाँ इक्विलिब्रियम है, कह रहा है कि इक्विलिब्रियम अटेंड हो रहा है। तो अगर आप यहाँ Kp लिखेंगे, Kp मैं सोल्व कर रहा हूं, अगर आप Kp लिखेंगे
तो Kp क्लियरली क्या हो जाएगा, PCO2 होगा कि नहीं होगा बताइए, और साथ में इंटू 1 क्योंकि सॉलिड का मैं बता चुका हूं हार्मोन होता है। तो दिस इंप्लाइज है प्रेशर ऑफ CO2 कितना आ जाएगा जब मुझे बताइए, तो 1.6। यही हाल चाल कब होगा, फाइनली यही ना होगा, मैक्सिमम CO2 Kp के बराबर हो सकता है। भाई एक बार जब इक्विलिब्रियम आ गया मतलब क्या हो गया, ये Kp आ गया, तो इस तरह से हाल चाल हो गया। Kp का एक्सप्रेशन मैं बता ही चुका हूं। तो जो मैक्सिमम प्रेशर होगा CO2 का 1.6 होगा फाइनली, ठीक है। अच्छा इनिशियली कितना है, इनिशियली कितना प्रेशर है, 0.4 atm है, और टेम्परेचर 400 केल्विन कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड। तो अगर टेम्परेचर फिक्स्ड है तो आप सीधे सीधे क्या अप्लाई करेंगे, P1 V1 बराबर P2 है ना भाई, P1 V1 बराबर P2 शुरू में आपका प्रेशर कितना है देखिए 0.4, वॉल्यूम कितना है 20, यही ना कह रहा है 20 लीटर का कंटेनर है, उसमें CO2 का 0.4 atm है। अब धीरे धीरे हम क्या किए हैं, वॉल्यूम को घटा रहे हैं, पिस्टन से नीचे लाके वॉल्यूम को घटा रहे हैं। तो वॉल्यूम घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और इक्विलिब्रियम जब आएगा तो प्रेशर बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा क्योंकि Kp के बराबर हो जाएगा PCO2, साफ साफ आपको दिख रहा है। तो फाइनल प्रेशर ये हो जाएगा 1.6 बच्चा। यहां से आप V2 निकाल लें सोल्व करके, तो दिस इंप्लाइज दैट V2 फाइनल कितना आ जाएगा, 5 लीटर। समझ गए होंगे आप लोग। तो ये छोटा सा सवाल आया हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, छोटा सा सवाल था, मैंने इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद आगे जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो हम लोग शुरू करने वाले हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, नेक्स्ट ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो सबसे पहले ली चैटलियर्स प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर एक बार इक्विलिब्रियम आ गया है, जैसे मान लीजिए अगर A और B अगर आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम है, अगर एक इक्विलिब्रियम एक बार आ गया तो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, हाँ? अगर आप कुछ भी फैक्टर एक्सटर्नल चेंज करेंगे, जैसे आपने कंसंट्रेशन B का आपने क्या किया, बढ़ा दिया, या A के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, या टेम्परेचर को चेंज कर दिया, या प्रेशर चेंज कर दिया, या कैटलिस्ट ऐड किया, कुछ भी एक्सटर्नल कंडीशन आप चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्या है, डिस्टर्ब नहीं होता है। या अगर आप उसको डिस्टर्ब करना चाहेंगे तो अपने आप को इस तरह से वो मैनेज करता है कि दोबारा इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाए। मतलब कोई भी एक्सटर्नल चेंज जो है, अगर इक्विलिब्रियम एक बार अटेंड हो गया है तो एक्सटर्नल चेंज इज नलिफाइड या काउंटर बाय इक्विलिब्रियम टू अटेंड इक्विलिब्रियम अगेन। यही ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इसमें बस हम यही कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम tries to counter back the external change. Equilibrium tries to counter back the external change so that equilibrium again established है ना, so that equilibrium again established। यही ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का मतलब है, ठीक है ना। आप कोई भी कंडीशन को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम इस तरह से अपने आप को चेंज करेगा, काउंटर बैक करेगा टू इस्टेब्लिश। इक्विलिब्रियम को फिर से लाने के लिए अब कैसे काउंटर बैक करता है, तो शिफ्ट इट्स डायरेक्शन करता है। काउंटर बैक के लिए शिफ्ट इट्स डायरेक्शन, शिफ्ट इट्स डायरेक्शन। कैसे काउंटर बैक करेगा, तो अपने डायरेक्शन को क्या करता है, शिफ्ट करता है, शिफ्ट इट्स डायरेक्शन। मतलब आप समझिए, जैसे पता चला आपने बी को बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तब ये क्या करेगा, वापस बैकवर्ड रिएक्शन शुरू करेगा। क्या करेगा, बैकवर्ड शुरू कर देगा। आपने बी को बढ़ाया, ये बैकवर्ड शुरू करके बी को घटा देगा। आपने बी को बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए बी को घटना पड़ेगा। तो कैसे घटेगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन यहां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा और बी फट से घट जाएगा। तो इस तरह से होता है।
यहाँ पे लीचियर प्रिंसिपल का, ठीक है। तो अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से कि किस तरह से कौन से फैक्टर को हम चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम जो है किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। यही हम लोग सीखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन आप लोग समझ गए होंगे होता क्या है ना। अब हम लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तो बारी बारी से हम लोग को डिटेल में समझते चले जाएंगे क्या है और कैसे कैसे ये होता है। तो सबसे पहले इसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें बहुत सिंपल तरीका है। जैसे मान लो ए से बी कोई रिएक्शन है और अगर आपने ये रिएक्टेंट हमारा है, रिएक्टेंट है और इसको आपने बढ़ा दिया है, इसको आपने बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या करना चाहेगा कि इसको कम करना चाहेगा। अगर आपने इसको बढ़ा दिया है तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि ये कम हो जाए। तो कैसे कम होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा तो अपने आप रिएक्टेंट हमारा क्या घट जाएगा। आपने इसको बढ़ा दिया, फॉरवर्ड होगा तो धीरे धीरे खत्म होगा और मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन लिख देता हूं। इफ reactant increased, if reactant increased, then if reactant increased then forward reaction, then ऐसे लिख देता हूं equilibrium try to decrease, then equilibrium try to decrease it, डिक्रीज करना चाहता है। हेंस इसलिए क्या होगा फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस, फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टा। अगर आप रिएक्टेंट को घटा देंगे तो इक्विलिब्रियम इसको बढ़ाना चाहेगा तो कौन सा होगा बैकवर्ड रिएक्शन होगा। उसी तरह से अगर आपने प्रोडक्ट को बढ़ा दिया, लेटेस्ट सपोज अगर आपने प्रोडक्ट को बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा प्रोडक्ट को घटाना चाहेगा तो किधर होगा बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो यही यहां होता है, यही लीजियर प्रिंसिपल है और कंसंट्रेशन का इफेक्ट इसी तरह से होता है। तो अगर कुछ बढ़ेगा उसी हिसाब से उसको मैनेज कर देगा, समझ रहा, ताकि वो जो भी आपने चेंज किया है वो चेंज क्या हो जाए काउंटर बैक हो जाए और इक्विलिब्रियम मेंटेन, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए हैं। तो क्लियरली यहां से है कि जब भी हम कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं करता। पहले तो आपको यही ध्यान रखना है। इसको मैं मिटा देता हूं। अब मैं इसको मिटा देता हूं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। और एक लाइन आपको और ध्यान रखना है कि जो कंसंट्रेशन होता है उससे इक्विलिब्रियम जो है वो चेंज नहीं करता है। आपको एक चीज और याद रखना है कि इक्विलिब्रियम रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो है वो क्या रखती है सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन को चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये चीज भी आपको क्या रखना है ध्यान रखना है कंसंट्रेशन की रखना। अब एक छोटा सवाल मैं आपको करा लेता हूं, उसके बाद तब हम लोग इस पे आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में एक छोटा सा सवाल आपको मैं करा लेता हूं, दो छोटे छोटे सवाल मैं करा लेता हूं, उसके बाद तब हम लोग चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है PCl5 गैस, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है। if concentration of PCl5 gas is decreased, concentration of PCl5 gas is decreased। if concentration of PCl5 gas हमने क्या किया है घटा दिया है ना, घटा दिया डिक्रीज्ड, ठीक है बच्चा। then
आपको बताना है इसमें रिएक्शन डायरेक्शन, रिएक्शन डायरेक्शन, रिएक्शन का डायरेक्शन आपको बताना है। दूसरा आपको बताना है रिएक्शन डायरेक्शन पहले बताना है। दूसरा आपको बताना है कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 का क्या हालचाल होगा। तीसरा आपको बताना है के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम। तीन ही चीज आपको बताना है ना। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमने यहाँ PCl3 को क्या किया है, घटा दिया है, डिक्रीज कर दिया है। अब इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ट्राई टू इंक्रीज PCl5। अगर आप घटा देंगे तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा, तभी ना मेंटेन होगा। ये ट्राई टू इंक्रीज PCl5। तो अगर इंक्रीज करना है, अगर आपको PCl5 को बढ़ाना है, तो अगर आप फॉरवर्ड जाएंगे तो ये घटेगा और बैकवर्ड आएंगे तो बढ़ेगा। देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट का काम कर रहा है, तो इधर आएंगे तो ये खत्म होगा। लेकिन अगर बैकवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन का, तो ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट है, बनेगा तो बढ़ जाएगा। तो अगर आप इक्विलिब्रियम इसको बढ़ाना चाहेगा तो कौन सा रिएक्शन को फेवर करेगा, बैकवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन फेवर, फेवर, बैकवर्ड रिएक्शन जो हमारा फेवर होगा। आ गया नहीं बात, ठीक है। चलिए अब कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 की बात कीजिए। PCl3 का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, जरा मुझे बताइए। अगर रिएक्शन बैकवर्ड हो रहा है यार, तो PCl3 घट जाएगा ना, तो ये डिक्रीज हो जाएगा यार, डिक्रीज, घट जाएगा, डिक्रीज। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बताइए। तो के इक्विलिब्रियम रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कंसंट्रेशन से कुछ लेना देना नहीं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से सवाल आएगा और कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन हम लोगों का हो गया है ना बच्चा। अब इसके बाद जो है हम लोग इसमें आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें कि एग्जाम में अक्सर गलती हो जाती है, CaCO3 सॉलिड बराबर CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। समझ रहे हैं। अब मैं यहां कह रहा हूं इफ CaCO3 solid is added from outside, then ये रिएक्शन है CaCO3 सॉलिड से CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस बन रहा, और CaCO3 सॉलिड को बाहर से ऐड कर रहे हैं। देन पहला आपको बताना है रिएक्शन डायरेक्शन, रिएक्शन डायरेक्शन, रिएक्शन का डायरेक्शन बताना है फॉरवर्ड बैकवर्ड। दूसरा आपको बताना है के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम। बस दो ही चीज आपको बताना है, ठीक है। दो ही चीज इसमें बताना है। तो आप सोचिए समझिए कैसे करना है, अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। तो देखिए बच्चे, ये कह रहा है कि रिएक्शन डायरेक्शन आपको बताना है ना, और आपने CaCO3 सॉलिड को ऐड कर दिया है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको हमने बढ़ा दिया है, इसको हमने बढ़ा दिया है। तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि ये घट जाए तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाए। भाई आपने इसको बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम उसको घटाना चाहेगा, तो आपके लग रहा होगा कि भाई इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा। अगर रिएक्शन किधर चला जाए, फॉरवर्ड, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाए, फॉरवर्ड है ना, अगर फॉरवर्ड चला जाएगा रिएक्शन तो अपने आप घट जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आपका मन कर रहा होगा फॉरवर्ड रिएक्शन लिखने, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है जरा मुझे बताइए। थोड़ा के इक्विलिब्रियम लिखिए, के इक्विलिब्रियम लिखिए थोड़ा। तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, केवल CO2 होगा ना, और सॉलिड का 1 मोल लेते हैं ना। तो चाहे आप सॉलिड को घटाइए या बढ़ाइए, जब उसका वैल्यू 1 लेना है तो क्यों फर्क पड़ेगा जरा मुझे बताइए। ये ज्यादा रहेगा तब वो इसका वैल्यू 1 मानना है, कम है तब वो 1 मानना है। तो जब इसका वैल्यू बार बार 1 मानना है तो फिर कोई मतलब नहीं है सॉलिड लिक्विड को चेंज करने से। तो रिएक्शन डायरेक्शन हम क्या कहेंगे, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। और यहां भी हम कहेंगे नो चेंज, रिमेन्स सेम। तो आप याद रखिएगा
कि whenever solid and liquid it changes, है ना, whenever solid liquid it changes there is no change in reaction direction। तो इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, हड़बड़ी में गलती हो जाता है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कैसे कैसे ये होता है। तो अब आगे हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कंसंट्रेशन का इफेक्ट हो गया है, अब आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी में इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे हम लोग का इसी में डिस्कशन है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं तो हम लोग ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। जैसे हमने लिख दिया PCl5 गैस बराबर PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, इस तरह से मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब देखो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कभी भी इक्विलिब्रियम होता है तो वहां पे वॉल्यूम क्या होता है, क्लोज कंटेनर होता है। क्लोज कंटेनर में इक्विलिब्रियम होता है, मिला मिला के वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट, एक फिक्स टेम्परेचर पे रिएक्शन हमारा होता रहता है, तो टेम्परेचर भी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट। तो अगर PV/nRT से जाओगे और अगर प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो P किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोल के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो वॉल्यूम भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो P प्रोपोर्शनल टू मोल, मतलब मोल ज्यादा तो प्रेशर क्या ज्यादा। ठीक है, तो P प्रोपोर्शनल टू मोल हो जाता है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग कह रहे हैं कि मान लो यहां पे हमने प्रेशर को क्या किया, बढ़ा दिया, प्रेशर इंक्रीज। तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा यहां पे, इक्विलिब्रियम ट्राई टू डिक्रीज। इक्विलिब्रियम ट्राई टू डिक्रीज क्या चाहेगा, घटाना चाहेगा। इक्विलिब्रियम ट्राई करेगा कि घट जाए। अब कैसे घटेगा, तो भाई प्रेशर मोल के प्रोपोर्शनल, अगर हमने मोल घटा दिया तो प्रेशर भी घट जाएगा। इक्विलिब्रियम कैसे घटाएगा, तो मोल प्रेशर इक्विलिब्रियम ट्राई टू डिक्रीज, हेंस डिक्रीज मोल। किसको घटा देगा, मोल को घटा देगा। अब मोल कैसे घटेगा बताओ, इधर कितना मोल है बताओ, 2 मोल। प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2 मोल। रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1 मोल। इधर 2 मोल है, इधर 1 मोल है, तो किधर शिफ्ट कर जाएगा, बैकवर्ड। बैकवर्ड, अगर बैकवर्ड शिफ्ट कर गया तो कौन घट जाएगा, मोल घटेगा कि नहीं घटेगा। फिर से देखो, वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट तो P प्रोपोर्शनल टू N, मतलब मोल ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा। आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम जो काम आप करते हैं इक्विलिब्रियम उसका उल्टा काम करता है। आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम उसको घटाना चाहेगा, घट। तो कैसे घटेगा, है ना, जब तक मोल नहीं घटेगा तब तक प्रेशर नहीं घटेगा, क्योंकि मोल के प्रोपोर्शनल है ना। इक्विलिब्रियम ट्राई टू डिक्रीज, हेंस डिक्रीज द मोल। देखो डिक्रीज का ऑप्शन है, मतलब साइन दिया। इक्विलिब्रियम चाहेगा प्रेशर को घटाना, इसलिए किसको घटाएगा, मोल को घटाएगा। तो मोल कैसे घट रहा है, इधर 2 मोल है, इधर 1 मोल है, तो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। समझ गया कि नहीं समझ। तो इसका मिला जुला के मतलब ये हुआ है कि जब भी आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उसको घटाने के लिए उधर जाएगा जिधर मोल क्या है, कम है। जिधर मोल क्या है, कम है। तो मैं यहां लिख देता हूं, व्हेन प्रेशर, प्रेशर को P लिखता हूं, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, देन इक्विलिब्रियम shift in the direction of lesser mole side। अगर आप प्रेशर को बढ़ा देंगे तो इक्विलिब्रियम प्रेशर को घटाना चाहेगा तो उधर शिफ्ट करेगा, इधर मोल क्या है, लेसर मोल साइड। अब देखो रिएक्शन पे टोटली डिपेंड करेगा, ये मत कहना कि फॉरवर्ड की बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। लेसर मोल साइड, जिधर मोल कम रहेगा उधर शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा कि बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। जैसे क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ प्रेशर इफेक्ट पे, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए बच्चा थोड़ा सा। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए कि इसलिए मैं एक साथ 2 सवाल करा देता हूँ। ठीक है ना, और दोनों अगल बगल ही कराऊंगा ताकि आपको ज्यादा भार न पड़े। तो दोनों अगल बगल ही मैं कराऊंगा, एक इधर और एक इधर। तो देखिए, ताकि ज्यादा आप अच्छे से समझ पाए। तो जैसे यहां देखिए मैं लिख रहा हूं PCl5 गैस
बराबर PCl3 गैस प्लस Cl2। ठीक है, इफ प्रेशर इंक्रीज्ड प्रेशर हमने क्या किया, बढ़ा दिया, इंक्रीज्ड, ब्रैकेट में लिखा इंक्रीज्ड। देन पहला आपको बताना है रिएक्शन डायरेक्शन, दूसरा आपको बताना है के इक्विलिब्रियम, अब तीसरा आपको यहां बताना है प्रेशर ऑफ PCl3 का प्रेशर का क्या हाल चाल होगा। अब इसी सवाल को मैं फिर इसी टाइप के सवाल को मैं लिख लेता हूं, N2 प्लस 3H2 N2 गैस प्लस 3H2 गैस बराबर 2NH3 गैस। मैं दोनों सवाल बैक टू बैक आपको करा दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। यहां भी मैं कह रहा हूं प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर हमने क्या किया है, बढ़ा दिया, इंक्रीज। ठीक है, ध्यान आपको बताना है, पहला रिएक्शन डायरेक्शन, दूसरा आपको बताना है के इक्विलिब्रियम, तीसरा मैं यहां कह दे रहा हूं PN2, चौथा मैं आपको कह दे रहा हूं PNH3, और आखिरी पार्ट में इसी में कह दे रहा हूं अल्फा। अल्फा को जानते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये मैं बता चुका हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये सब आपको बताना है क्या क्या होगा। दोनों सेम टाइप का सवाल है, यहां भी हमने प्रेशर जो भी था इक्विलिब्रियम उसको हमने बढ़ा दिया है, यहां भी जो भी प्रेशर था उसको हमने क्या किया है, बढ़ा दिया है, और फिर हमको ऐसा बताना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको सोल्व करने जा रहा हूं। तो देखिए यहां PCl5 गैस से PCl3 और Cl2 बन रहा है, और प्रेशर आपने बढ़ा दिया है। प्रेशर बढ़ा दिया है तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, इक्विलिब्रियम ट्राई टू डिक्रीज प्रेशर। इक्विलिब्रियम चाहेगा प्रेशर को घटाना, मेंटेन करना है ना, काउंटर बैक करता है। क्या करता है, काउंटर बैक। तुम कहोगे बाएं, तू कहेगा दाएं, ताकि मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो वो कहेगा घटाएंगे प्रेशर को। कैसे घटेगा बताओ, प्रेशर कैसे घटेगा, जब प्रेशर घटाना है तो मोल भी क्या होना पड़ेगा, मोल भी घटना पड़ेगा, मोल डिक्रीज होना पड़ेगा। अब किधर मोल कम है बताओ, इधर कितना मोल है, 1 मोल, इधर कितना मोल है, 2 मोल। तो अगर 2 मोल से 1 मोल के साइड आएंगे, 2 से 1 बनाएंगे तो मोल घट जाएगा, नहीं घट जाएगा। तो मोल घटाना है तो किधर हम जाएंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे, तो बैकवर्ड। पहले पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, बैकवर्ड। देखो इक्विलिब्रियम चाहेगा प्रेशर को घटाना, तो उसके लिए मोल को घटाना पड़ेगा, तो रिएक्शन का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, बैकवर्ड। तो पहला पार्ट तो हो गया। अब के इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, सेम, इसलिए कि ये सारा तामझाम हो ही क्यों रहा है, इसीलिए ना हो रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंटेन रहे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, सेम होता है, सिर्फ टेम्परेचर पे चेंज होता है, आगे मैं बताऊंगा। तो प्रेशर घटाइए चाहे बढ़ाइए, रिएक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड होगा, और के इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अगला है प्रेशर ऑफ PCl3, प्रेशर ऑफ PCl3। अब आप मुझे बताइए रिएक्शन किधर जा रहा है, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, बैकवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड। अगर बैकवर्ड जा रहा है मतलब PCl3 किसका काम कर रहा है, रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट। देखो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए किसका है, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, रिएक्टेंट हमेशा घटता है, प्रोडक्ट बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ रिएक्टेंट है तो धीरे धीरे खत्म होगा, तो प्रेशर ऑफ PCl3 क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये सामने आपका क्वेश्चन था। ठीक है, और अभी मैं इसमें एक पार्ट छोड़ दे रहा हूं, बस बाकी सब तो मिटा दे रहा हूं, एक पार्ट में छोड़ दे रहा हूं, ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो जाए। एक पार्ट से बाकी पार्ट तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमने प्रेशर को क्या किया था, बढ़ा दिया था।
और इस क्वेश्चन में भी हमने प्रेशर को क्या किया है, बढ़ाया। देखो यहां भी हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। और सबसे पहले आपसे पूछे हैं रिएक्शन डायरेक्शन, तो हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, प्रेशर को घटाना चाहेगा। तो घटाने के लिए क्या करना चाहेगा, मोल को घटाएगा। इस बार इधर कितना मोल है बताओ, 4। इधर कितना मोल है, तो इधर 4 मोल है ना, देखो 4 मोल। इधर कितना मोल है, 2 ही मोल है। 4 मोल इधर, 2 ही मोल है यार। तो किधर जाएगा, 2 मोल के साइड, मतलब फॉरवर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड हो जाएगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड। तो देखो कंफ्यूज एकदम नहीं करना है। क्या नहीं करना है, कंफ्यूज एकदम नहीं करना है। सेम क्वेश्चन है यार, सेम क्वेश्चन है। और इस बार देखो फॉरवर्ड चलेगा, सेम क्वेश्चन। इस बार प्रेशर बढ़ाए थे, इस बार बैकवर्ड गए, लेकिन इस बार किधर जा रहे हैं, फॉरवर्ड। तो मैं बार बार कह रहा हूं, कभी भी ये मत सोचिएगा कि प्रेशर बढ़ाने पे फॉरवर्ड है बैकवर्ड जाते हैं। प्रेशर बढ़ाने पे हम उधर जाएंगे, इधर मोल क्या रहेगा, कम एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो फॉरवर्ड चलेगा, ठीक। अब के इक्विलिब्रियम आपको पता है, सेम के इक्विलिब्रियम सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये दोनों पार्ट में मिटा देना या दूसरा पार्ट मिटा देना, पहला पार्ट छोड़ देता हूं, उसी से सब रिलेटेड है ना। Pn2, अब बताइए अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, इधर जा रहा है, तो Pn2 किसका काम कर रहा है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का काम कर रहा है ना भाई। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो रिएक्टेंट का काम कर रहा है। तो रिएक्टेंट क्या होता है, समय के साथ घटता है, ये डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज, ये घट जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया, इसका काम खत्म हो गया है, ठीक है। अब आगे इसको मैं मिटाता चलता हूं। अब NH3 की बात करो, फॉरवर्ड रिएक्शन अगर है, इधर से इधर रिएक्शन जा रहा है, तो ये किसका काम कर रहा है, प्रोडक्ट का काम कर रहा है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो NH3 का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज, ये बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है, तो बढ़ जाएगा। देखो ये घटेगा बढ़ेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए वो शिफ्ट ही हो रहा है, क्योंकि आपने प्रेशर तो बढ़ा दिया है, तो उसको मेंटेन करने के लिए सब कर रहा है, ठीक ना। चलिए अब लास्ट हमारा हो गया अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मुझे बताइए रिएक्शन किधर जा रहा है, फॉरवर्ड। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, कितना परसेंट खत्म होगा, मैं बताया हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना परसेंट खत्म हुआ, ठीक है। तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, इसका मतलब हुआ ज्यादा से ज्यादा खत्म हो रहा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, बढ़ जाएगा, इंक्रीज, इंक्रीज। तो ध्यान रखें कि जब भी फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, और बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो घट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी हो गया है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग इसी में पढ़ लेते हैं इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम हम पढ़ लेते हैं, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। इसको मैं मिटा देता हूं और आगे आप लोगों को मैं डिस्कस इसी में कर दे रहा हूं, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम है ना। तो आप सबको पता है, आप सबको पता है कि जो हमारा प्रेशर होता है या जो हमारा वॉल्यूम होता है, वो प्रेशर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। इक्विज पर एनआरटी से देख लो, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब वॉल्यूम को बढ़ाना मतलब प्रेशर को घटाना, वॉल्यूम को बढ़ाना मतलब प्रेशर को घटाना। तो कभी भी अगर इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम का सवाल है तो उसको चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर इफेक्ट, प्रेशर इफेक्ट एंड सोल्व। कभी भी अगर अभी प्रेशर इफेक्ट में बता चुका हूं, कभी भी अगर वॉल्यूम इफेक्ट का क्वेश्चन है तो उसको आप प्रेशर इफेक्ट में चेंज कर लीजिए, और प्रेशर इफेक्ट में चेंज करने के बाद उसको आप सोल्व कर लीजिए। जैसे आप समझ रहे हो ये आप क्या कर रहे हैं, तो कैसे तो मैं बता रहा हूं ना, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दे रहा हूं, बहुत ज्यादा टाइम देने का इसमें जरूरत नहीं है, तो मैं क्वेश्चन से ही आपको समझा दे रहा हूं। जैसे क्वेश्चन देखिए मैं लिखा हूं, H2 गैस प्लस Cl2 गैस 2HCl गैस 2HCl गैस। और यहां मैं कह रहा हूं वॉल्यूम इज इंक्रीज। वॉल्यूम हमने क्या किया है, बढ़ा दिया, वॉल्यूम इंक्रीज।
वॉल्यूम इंक्रीज्ड, देन वॉल्यूम इंक्रीज्ड, देन सबसे पहले आपको बताना है रिएक्शन डायरेक्शन, फिर आपको बताना है के इक्विलिब्रियम, अब तीसरा बताना है HCl, कंसंट्रेशन ऑफ HCl या प्रेशर ऑफ HCl, चलो कंसंट्रेशन ऑफ HCl लिखते हैं, ठीक है, ये सब आपको बताना है ना। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमने कहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज्ड, दिस इंप्लाइज दैट प्रेशर डिक्रीज्ड। अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया तो इसका मतलब प्रेशर हमने क्या किया है, इसका मतलब समझिएगा प्रेशर हमने क्या किया, घटा दिया। तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, इक्विलिब्रियम ट्राइज टू इंक्रीज प्रेशर, इक्विलिब्रियम चाहेगा कि प्रेशर बढ़े, सो शिफ्ट ऑन मोल साइड। बोलो भाई तुमने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, इसका मतलब हो गया प्रेशर घट गया। मैं कहा ना जब भी वॉल्यूम फेंकता है तो प्रेशर भी चेंज करो, वॉल्यूम बढ़ाए इसका मतलब प्रेशर घटाए। अच्छा, जब आप प्रेशर घटाएंगे तो इक्विलिब्रियम उल्टा करता, काउंटर में, तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि प्रेशर बढ़े, तो किधर शिफ्ट करेगा, प्रेशर बढ़ाने के लिए मोल बढ़ाना चाहेगा, मोल साइड। अब इधर कितना मोल है बताओ, 2, इधर भी कितना मोल है, 2, दोनों साइड 2 मोल है, तो मोल कम ज्यादा है कि है ही नहीं, दोनों साइड में बराबर मोल है, तो किधर शिफ्ट करेगा, किधर भी नहीं, कहीं शिफ्ट ही नहीं कर सकता, जिधर मोल ज्यादा रहेगा वही ना। तो जब मोल दोनों साइड में बराबर है तो कोई चेंज नहीं होगा, नो शिफ्ट, क्योंकि जिधर मोल ज्यादा उधर शिफ्ट करेंगे, मोल बराबर है तो कोई शिफ्ट नहीं होगा, जब शिफ्ट ही नहीं होगा। ये तो मैं ऐसे ही बता चुका हूं, सेम, और ये भी क्या रहेगा, सेम मतलब रिमेन्स सेम का, रिमेन्स सेम है ना, नो चेंज भी कर सकते हो, नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं होगी, रिमेन्स सेम है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज को, आप लोगों को इस चीज को ध्यान रखना है सारे बच्चों को, कि जब भी मोल सेम रहेगा दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो प्रेशर वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, मतलब कहीं डायरेक्शन वगैरह में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको, अगर मोल सेम है तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको भी मैं हटा देता हूं, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम भी मैंने करा दिया है ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर मैं ऑलरेडी पहले ही करा चुका था, है ना, उसी में मैंने वॉल्यूम को बढ़ा दिया है ताकि आपका आसानी हो जाए। तो 3 इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं, 3 और हमारा बाकी है जो हम लोग अभी खत्म करेंगे फटाफट, एकदम बिल्कुल लेट नहीं करेंगे, जल्दी हम लोग उसको खत्म करेंगे। तो आगे हम लोग को पढ़ना है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, अगला जो हम लोग को पढ़ना, हम लोग पढ़ना इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। इट ओनली डिक्रीज इक्विलिब्रियम टाइम, इट ओनली डिक्रीज इक्विलिब्रियम टाइम, मतलब इक्विलिब्रियम को जल्दी करा देगा, है ना। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन both increased catalyst रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों जो है कैटलिस्ट के साथ क्या होता है, बढ़ जाता है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे ए से बी मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, और अगर तुम इसमें कैटलिस्ट यूज कर लोगे, कैटलिस्ट अगर तुम यूज करिए, मान लो कैटलिस्ट नहीं है तो धीरे धीरे ए से बी बनेगा, फिर बी से ए बनेगा, लेकिन अगर तुम कैटलिस्ट यूज कर लोगे तो बहुत तेजी से ए से बी बनेगा, फिर बहुत तेजी से बी से क्या बनेगा, ए बनेगा, तेजी से तुरंत ए बनेगा, स्पीड बढ़ जाएगा, जल्दी रिएक्टेंट खत्म होगा, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से जल्दी रिएक्टेंट बनेगा, तो क्या फर्क पड़ेगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा।
जितना ये खत्म होगा उतना ये बन जाएगा, जितना ये बनेगा उतना फिर ये खत्म हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी पहले धीरे धीरे होता है, बस रिएक्शन फास्ट फास्ट होगा और कोई इफेक्ट नहीं होगा, समझ रहा है। तो कहीं कोई शिफ्ट इसमें नहीं होता है, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड, कुछ नहीं होता है, बस जल्दी जल्दी रिएक्शन होता है। इक्विलिब्रियम का टाइम घट जाता है तो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है, ठीक है। इसीलिए होता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का रेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम समझ गए हैं क्या होता है कैटलिस्ट का इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कोई इफेक्ट नहीं होता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करेगा कि नहीं करेगा, ऑब्वियसली चेंज नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट हो गया, हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, मतलब इनर्ट गैस के एडिशन का क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, है ना। तो देखो इसको हम दो कंडीशन में ऐड करते हैं। पहला हम लोग करते हैं ऐड कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, चलो कंडीशन ही ऐसे करके छोड़ देते हैं, कंडीशन कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन के हम इनर्ट गैस को पहले ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो मान लो कि जैसे हमारा कोई रिएक्शन हो रहा है ऐसे, CO2 गैस, और यहां हम हीलियम गैस को ऐड कर रहे हैं, हीलियम गैस को ऐड किए जा रहे हैं। अब मुझे बताया कि इक्विलिब्रियम बराबर क्या होता है, बताओ तो। प्रेशर ऑफ PCl3, प्रेशर ऑफ Cl2 और साथ में प्रेशर ऑफ PCl5, देखा कि इक्विलिब्रियम होता है। PCl3 का प्रेशर, Cl2 का प्रेशर और PCl5 का प्रेशर। अब मुझे बताइए अगर हम यहां से हीलियम गैस ऐड करेंगे, खाली गैस को केवल ऐड कर रहे हैं, वॉल्यूम अगर हमारा सेम है तो वॉल्यूम सेम है, मतलब इन सब का क्या सेम, और कंटेनर का टेम्परेचर सेम ही होता है, टेम्परेचर इज सेम। अच्छा, अगर हम हीलियम गैस को ऐड करेंगे तो इनका मोल नहीं ना चेंज हो रहा है, तो मोल भी सेम, इनका मोल जो है, इन सब का मोल भी क्या है, N इज ऑल्सो सेम। तो अगर टेम्परेचर सेम है, मोल सेम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जरा मुझे बताओ इन सब का प्रेशर चेंज होगा क्या, नहीं ना चेंज होगा। इन सब का प्रेशर चेंज होगा क्या, हीलियम गैस अगर हम ऐड करेंगे तो इनका प्रेशर थोड़ी चेंज होगा, टोटल प्रेशर चेंज होगा ना। टोटल प्रेशर से यहाँ मतलब नहीं होता, हमें यहाँ किससे मतलब होता है, पार्शियल प्रेशर से। इससे मतलब होता है पार्शियल प्रेशर से। तो अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, केवल टोटल प्रेशर को फर्क पड़ेगा। जब पार्शियल प्रेशर को फर्क ही नहीं पड़ेगा तो के इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, और डिस्टर्ब नहीं होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज, गैसियस कर सकते हो, गैसियस या गैसेज कर लो, गैसेज ज्यादा बेटा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज रिमेन्स अनअफेक्टेड, रिमेन्स अनअफेक्टेड, रिमेन्स अनअफेक्टेड होता है, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस करने का भी कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए हैं पहला, है। अब हम लोग दूसरा कंडीशन पे चल रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जगह कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन। इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए आप, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। यही थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बच्चा यहाँ पे परेशान हो जाता है। तो अब जैसे समझ लीजिए कि यही रिएक्शन फिर से हमारा हो रहा है, PCl5, अच्छे से लिख देता हूं, PCl5 गैस, PCl3 गैस और Cl2 गैस, Cl2 गैस। अब जो हमारा P इक्विलिब्रियम होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ PCl5, प्रेशर ऑफ PCl3, प्रेशर ऑफ Cl2, होगा P इक्विलिब्रियम, तीनों के प्रेशर के बराबर होगा यार, समझ रहे हैं, ये तीनों के प्रेशर के बराबर होगा।
अब पता चले जहां पे ये रिएक्शन हो रहा है वहां पे हमने बाहर से हीलियम गैस ऐड करना शुरू कर दिया। और देखो प्रेशर कांस्टेंट का मतलब जो भी टोटल प्रेशर है, पी इक्विलिब्रियम ही कौन सा प्रेशर होता है, पी टोटल होता है, पी टोटल होता है ना। इसको सेम रखना है और साथ में इस पे कौन सा गैस ऐड करते चलना है। हीलियम गैस को आप ऐड करेंगे तो उसका भी तो कुछ प्रेशर होगा, हीलियम गैस को आप ऐड कीजिए और टोटल प्रेशर को कांस्टेंट रखिए। इसका क्लियरली मतलब है कि इन सब का प्रेशर क्या है, घटाइए, ये बढ़ाइए तो इनको घटाइए, तभी ना ये सेम रहेगा। ये कॉमन सेंस आप समझा ही नहीं सकते। पहले 3 गैस मिलकर प्रेशर दे रहा था ये, अब 4 गैस मिलकर भी यही प्रेशर रखना है। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब प्रेशर सेम होना चाहिए। पहले 3 लोग मिलकर इतना प्रेशर दे रहे थे, 4 गैस मिलकर इतना प्रेशर दे रहा है, इसका मतलब 3 गैस का प्रेशर कुछ घटेगा तब ना। पहले 3 ही मिलकर इतना, अब चौथा थोड़ा थोड़ा देगा, 3 सबका घटेगा। तो जब भी कांस्टेंट प्रेशर की बात होती है, कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम किसको एडिशन ऑफ इनर्ट गैस होता है, इसका मतलब होता है इट मीन्स pressure of gases या gases which are in equilibrium, decreased, घट जाता है, डिक्रीज्ड ना। अच्छे से लिख देता हूं, तुम लोग कहोगे स्पेलिंग बार बार करके लिख देता है, डिक्रीज्ड ना, घट जाएगा। फिर से समझो, ये जो गैस था, जो गैस का रिएक्शन हो रहा है, उनका प्रेशर क्या है, घट गया। इट मींस प्रेशर ऑफ गैसेज व्हिच आर इन इक्विलिब्रियम डिक्रीज। और अगर प्रेशर घट जाएगा तो मैं पहले बता चुका हूं, तो सो इक्विलिब्रियम shift in the direction of more side। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, जिधर मोल क्या रहेगा, मोल लिखे हैं, मोल मत पढ़ना, मोल है, मोर मोल के साइड शिफ्ट करेगा। जैसे इस केस में इधर कितना मोल है, 1 मोल, इधर कितना है, 2 मोल। तो अगर हीलियम गैस ऐड करेंगे तो किधर आएगा, इधर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो इसको तुम लोग ध्यान रखना कि जब भी इनर्ट गैस को ऐड किया जाएगा कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे, तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर मोल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। समझ गया कि नहीं समझ गया सारे बच्चे, ठीक है। अब आखिरी स्टेप हम चल रहे हैं, आखिरी स्टेप पे हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग का ये खत्म हो जाएगा। सब मैंने आपको बता दिया है, सब मैंने आपको समझा दिया है कैसे कैसे होता है। अब आखिरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आखिरी हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आखिरी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें यह ध्यान रखना है कि टेम्परेचर जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर देता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इट चेंजेज किसको चेंज कर देता है, इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम को क्या करता है, चेंज कर देता है। चेंजेज के इक्विलिब्रियम, उसी को चेंज कर देता है ना, के इक्विलिब्रियम को चेंज कर देता है। तो अब इसको हम लोग को 2 कंडीशन में पढ़ना है। तो पहले हम इसको देखते हैं, ए से भी मान लीजिए हम कोई रिएक्शन लेते हैं और यहाँ हम कह रहे हैं कि डेल्टा एच हमारा क्या है, निगेटिव। मतलब कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। हाँ, हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। 2 केस में हम लोग को पढ़ना है, पहला एक्सो, दूसरा एंडो। तो ए से भी कोई रिएक्शन है जहां पे डेल्टा एच निगेटिव है, मतलब किस तरह का है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, इंक्रीज, देन इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, इक्विलिब्रियम राइट टू क्या चाहेगा, डिक्रीज,
टेम्परेचर इक्विलिब्रियम घटाना चाहेगा। अब देखो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हम फॉरवर्ड जाएंगे तो एनर्जी निकलेगी तो और गर्मी बढ़ेगी। अगर हम बैकवर्ड आएंगे तो क्या होगा, इंडो होगा। अगर कोई रिएक्शन इधर से एक्सो है तो अपोजिट में क्या होता है, इंडो होता है। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम घटाना चाहेगा तो कैसे घटाएगा, बैकवर्ड आएगा तो हीट को खा जाएगा और टेम्परेचर घट जाएगा, समझ रहे हैं। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे और अगर एक्सोथर्मिक है तो इक्विलिब्रियम ट्राई टू डिक्रीज टेम्परेचर, हेंस बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन एंड वाइस वर्सा। तो आप याद रखेंगे कि जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे और इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, उसको घटाना, तो किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ही बैकवर्ड रिएक्शन आएगा टेम्परेचर घट जाएगा। अच्छा, अगर बैकवर्ड रिएक्शन आएगा इसका मतलब प्रोडक्ट घटेगा, रिएक्टेंट बढ़ेगा, तो के इक्विलिब्रियम भी क्या है, घट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, के इक्विलिब्रियम डिक्रीज्ड, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू घट जाएगी, ध्यान रखना है। तो के इक्विलिब्रियम भी घट जाता है तो आपको याद रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा और के इक्विलिब्रियम घट जाएगा। इस पॉइंट को मैं मिटा देता हूं। हम लोग को ध्यान जो रखना है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक्सोथर्मिक में तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा और के इक्विलिब्रियम घट जाएगा। ठीक है, क्यों घटेगा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग अगला केस इसमें डिस्कस करते हैं जब डेल्टा एट पॉजिटिव है, मतलब एंडोथर्मिक केस 2 हम लोग डिस्कस करना है, एंडोथर्मिक डिस्कस करना है। फिर से आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, लेट अस सपोज आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अब इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, ट्राई टू डिक्रीज। आप बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर को घटाना चाहेगा, लेकिन सर जो फॉरवर्ड रिएक्शन, जो ऐसे दिया मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड एक्सोथर्मिक है। तो बैकवर्ड आएगा तो एनर्जी निकलेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम को तो घटाना है, तो जैसे जैसे फॉरवर्ड जाएगा वैसे वैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करके घट जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, उसको घटाना चाहेगा, हेंस फॉरवर्ड रिएक्शन एंड वाइस वर्सा। फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और वाइस वर्सा। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो के इक्विलिब्रियम क्या है बताइए, के इक्विलिब्रियम क्या है, बढ़ जाए। सीधी सी बात है, के इक्विलिब्रियम बढ़ जाएगा। फॉरवर्ड मतलब बढ़ जाना, बैकवर्ड मतलब घट जाना। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, और इस पे का क्वेश्चन अब हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं टेम्परेचर इफेक्ट में, तो ज्यादा हम लोग को मोर क्लियर समझना है, मोर क्लियर क्वेश्चन कर लेंगे तभी ज्यादा क्लियर आएगा, बिना क्वेश्चन के अच्छे से नहीं आ पाएगा। हाँ, तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, PCl5 गैस बराबर PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है। और इफ टेम्परेचर इंक्रीज्ड, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया और हमने दे दिया है डेल्टा H -30 किलो, ये भी दिया हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज, फाइंड। पहला आपको बताना है रिएक्शन डायरेक्शन, दूसरा आपको बताना है के इक्विलिब्रियम, यही दो बताना है क्या क्या होगा ना। तो चलो सबसे पहले मुझे बताइए रिएक्शन कैसा है, डेल्टा एच क्या, कैसे सोल्व करेंगे। डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, मतलब एक्सो। और अगर तुमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो मैं पहले बता चुका हूं इक्विलिब्रियम उसको घटाना चाहेगा तो किधर जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड जाएगा। और अगर बैकवर्ड जाएगा तो के इक्विलिब्रियम क्या है, घट जाएगा, मैं यही बता चुका हूं। तो इस तरह का सवाल आएगा, तो इसी तरह से आप लोग इसको अप्रोच करेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी हमारा हो गया। अब लास्ट छोटा सा टॉपिक है इसमें, बस उसको बता दूं तो हम लोग का ये खत्म हो जाएगा। लास्ट
हम लोग को एक रिलेशनशिप ध्यान रखना है डेल्टा जी और केमिकल इक्विलिब्रियम में। एक लास्ट फॉर्मूला है जो हम लोग को ध्यान रखना है, दैट्स ऑल। हम लोग एक फार्मूला है याद रखना है, डेल्टा जी नॉट बराबर -2.3 RT log के इक्विलिब्रियम। ये हम लोग को ध्यान रखना है। और ये होता है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी इफ के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर 1 हो गई तो जरा मुझे बताइए डेल्टा जी नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2.3 RT log 1, तो कितना हो जाएगा डेल्टा जी नॉट 0 हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 होती है तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम के बारे में। तो आयनिक इक्विलिब्रियम बेसिकली हम करते क्या है, स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ आयंस इन aqueous solution, in aqueous solution, स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यही आयनिक इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम, तो स्टडी ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अब बात है कि आखिर एक्वस सॉल्यूशन में आयंस देता कौन, एक्वस सॉल्यूशन आयंस कौन देता है, तो इलेक्ट्रोलाइट वो स्पीसीज होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं, आयंस। जब आयंस मिलेगा तभी ना उसके इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में आता कौन कौन है, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में आता है एसिड, बेस और साल्ट। एसिड, बेस और साल्ट, ये 3 ऐसे स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में, इनका काम क्या है, आयंस देना, एसिड, बेस और साल्ट। यही इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में आते हैं और यही हमें आयन देते हैं, जिसके इक्विलिब्रियम के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग को पढ़ना क्या है, बेसिकली यही 3 के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है, एसिड, बेस और साल्ट के बारे में, एसिड, बेस और साल्ट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसिड और बेस के बारे में। इसके बारे में एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस, एसिड्स एंड बेस, यही हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो एसिड और बेस के बारे में सबसे पहले किसने बात किया था, हम बारी बारी से डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है आर्हेनियस। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट आर्हेनियस कॉन्सेप्ट समझ रहा ना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अब आर्हेनियस ने कहा था कि एसिड आर H+ डोनर इन वाटर, एसिड जो है H+ डोनर इन वाटर, और बेस उसने क्या कहा था, बेस आर OH- डोनर इन वाटर। उसने कहा कि जो एसिड है वो H+ डोनर इन वाटर होगा और बेस जो OH- डोनर इन वाटर होगा। जैसे HCl एक्वस की बात कर रहे हैं, HCl एक्वस क्या है, पानी में क्या दे देगा, ये H+ एक्वस, और साथ में क्या दे देगा, Cl-। जैसे ही HCl को पानी में डालोगे, HCl एक्वस सॉल्यूशन होगा तो तुमको H+ मिल जाएगा और Cl- मिल जाएगा। तो H+ मिला तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया, ठीक है, H+ दे दिया। कोई तो NaOH को पानी में डालो तो क्या बन जाएगा, NaOH एक्वस, और बेसिकली आपको यहाँ से मिल गया जाएगा पानी में, इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस मिलेगा, तो Na+ एक्वस और OH- एक्वस। तो पानी में आप NaOH को डालेंगे तो Na+ भी मिलेगा, साथ में OH- मिला, तो OH- मिला कि नहीं मिला, ये क्या हो जाएगा, बेस। समझो। तो आर्हेनियस से बहुत सिंपल सी बात कही, जो पानी में H+ देगा वो एसिड है, जो OH- देगा वो बेस है। तो गलत था कि सही था, बिल्कुल सही था इनका कॉन्सेप्ट है। लेकिन बात है कि अगर पानी नहीं रहेगा तब क्या,
दुनिया में बहुत सारे रिएक्शन है जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी होता है, आपने पढ़ा होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट, अल्कोहल वगैरह बहुत सारे सॉल्वेंट होते हैं। तो खाली पानी में एसिड बेस कहेंगे, पता चला पानी नहीं है तब कैसे कहेंगे एसिड बेस? तो इसके लिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट इन्होंने थोड़ा और जनरलाइज किया था इस चीज को। इन्होंने कहा था कि एसिड H प्लस डोनर, ये वाटर हटा दिए, क्या कि वाटर से कोई मतलब है नहीं, वाटर से कोई मतलब बस सीधे सीधे कह दो कि जो भी H प्लस देगा, चाहे पानी में दे चाहे कहीं दे, जो H प्लस देगा वो क्या हो जाएगा? एसिड। अब बेस में इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। बेस में इन्होंने कहा कि एसिड और बेस एक दूसरे का एक्शन अपोजिट होता है, तो अगर एसिड H प्लस देगा तो बेस क्या हो जाएगा? H प्लस एक्सेप्ट करेगा, H प्लस लेगा। हाँ, तो H प्लस क्या होता है? एक्सेप्टर होगा, एक्सेस करेगा। हाँ, तो एक डोनर है और दूसरा हमारा क्या है? एक्सेप्टर है ना। एक देगा और दूसरा एक्सेप्ट करेगा, कहेगा दे दो, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे है ना क्या होता है ना। तो एसिड जो है वो हमारा देने वाला है और ये जो है हमारा H प्लस देगा और ये हमारा H प्लस लेगा, बेस H प्लस लेने वाला होता है, ठीक है, एसिड और बेस, ठीक है ना, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे तुम लोग कि एसिड और बेस का क्या हाल चाल है ब्रॉन्स्टेड में। अब जैसे यहां तुम इस चीज को ध्यान दो, H2SO4 एक्वस, ये क्या देगा? H प्लस एक्वस, HSO4 माइनस एक्वस। ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है कि नहीं है? H प्लस दे रहा है, पानी में दे रहा है तो ये आर्सेनियस एसिड भी है। अब H2SO4 लिक्विड की बात कर लो यार, तब भी यहां से मान लो अगर तुम्हें H प्लस मिल गया और HSO4 माइनस मिल गया, तब भी ये कौन सा एसिड हो गया? ब्रॉन्स्टेड एसिड हो जाएगा। लेकिन कौन सा एसिड नहीं होगा? आर्सेनियस एसिड नहीं, ठीक है। तो ये जनरलाइज कर देता है ब्रॉन्स्टेड एसिड के बारे में। अब बेस के बारे में कहता है कि जो H प्लस लेगा वो बेस हो जाएगा। जैसे देखो इस चीज को देखो, जैसे मान लो Cl माइनस है, उसने H प्लस को ले लिया और HCl बना दिया, तो यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है? बेस का काम कर रहा है। इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है ना। थोड़ा हम इसको जनरलाइज करके देख लेते हैं अच्छे से क्या होता है। एक रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं पहले और फिर हम लोग ज्यादा बेटर इसको समझ पाएंगे। तो एक हम लोग वाटर में रिएक्शन लिख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने HCl को पानी में ऐड कर देते हैं, HCl को हम पानी में ऐड करेंगे तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है, H3O प्लस बन जाएगा, समझ रहा है? H प्लस अपना लूज करेगा, यहाँ पे H3O प्लस बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा बच्चा? Cl माइनस बन जाएगा, Cl माइनस। तो इस रिएक्शन में देखिए ये अपना क्या कर रहा है? इस रिएक्शन में देखिए H प्लस क्या कर रहा है? पानी को दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो ये किसका काम कर रहा है? एसिड का। और H प्लस क्या हो रहा है? H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये किसका काम कर रहा है? बेस का। ये कौन से रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करोगे तो ये क्या हो रहा है? HCl H प्लस दे रहा है और पानी H प्लस ले रहा है, तो एसिड बेस। अगर बैकवर्ड रिएक्शन को देखो, थोड़ा बैकवर्ड रिएक्शन को देखो, बैकवर्ड सीधा बैकवर्ड रिएक्शन। अगर बैकवर्ड रिएक्शन को देखोगे तो यहाँ पे Cl माइनस क्या हो रहा है? H प्लस ले रहा है और HCl में चेंज हो रहा है। तब यहाँ पे ये बैकवर्ड रिएक्शन की बात करोगे तो ये किसका काम कर रहा है? बेस का। और ये किसका काम कर रहा है? एसिड का। कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखो बैकवर्ड रिएक्शन को देखो, तो यहां से ये बनेगा तो यहां से H प्लस क्या है? 3 से 2 पे जा रहा है, H प्लस लूज कर रहा है और H प्लस 1 ले रहा है, तो कैसे हो रहा है? तो होता क्या है ना, कभी भी आर्सेनियस में अगर कोई एसिड है तो रिएक्शन के बाद तो क्या बनाएगा? बेस, या कर सकते हो बेटर कॉन्जुगेट बेस। अगर इसको एसिड कहोगे तो इसको क्या कहोगे? कॉन्जुगेट बेस। उसी तरह अगर इसको बेस कहोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? एसिड। ज्यादा बेटर इसको क्या कर लो? कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट एसिड, समझ रहे हो? तो आर्सेनियस ने कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट दिया था। कोई भी एसिड H प्लस लूज करके किस में चेंज हो जाता है? कॉन्जुगेट बेस में। और दिख रहा है साफ साफ। और कोई भी बेस H प्लस एक्सेप्ट करके किस में चेंज हो जाता है? कॉन्जुगेट एसिड में। तो लिख दे रहा हूं, ठीक है। एसिड लूजेज H
प्लस एंड चेंज्ड टू कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह मैं लिख दे रहा हूं बेस गेन H प्लस एंड चेंज्ड टू कॉन्जुगेट इस, ध्यान है ना। तो ये दोनों चीज को याद रखना। कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है। एक तो सिंपल सवाल मैं इसमें करा देता हूं क्योंकि आता है इस पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पे सवाल। एक तो सिंपल सवाल में कॉन्जुगेट एसिड बेस पे करा देता हूं जल्दी जल्दी, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं करा देता हूं। यही डिफिनेशन है तो छोटा छोटा सवाल में करा देता हूं। राइट कॉन्जुगेट बेस, और यहां मैं करा देता हूं राइट कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड, एक बार बेस लिखा, दूसरी बार एसिड लिखा, ज्यादा नहीं, 2-3 सवाल कराऊंगा। तो पहला मैंने लिख दिया है H2SO4, दूसरा मैंने दे दिया है H2O, और तीसरा मैंने दे दिया Na2CO3। यहां मैं कह रहा हूं कॉन्जुगेट एसिड लिखना है, OH माइनस, देन H2O, देन NH3। इन सब का कॉन्जुगेट एसिड लिखना है। कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड। तो अभी मैंने कहा था कि एसिड जब भी H प्लस को लूज करेगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस में। तो अगर कॉन्जुगेट बेस करना आप H प्लस लूज कीजिए तो H प्लस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? H प्लस निकाल देंगे तो 2 से 1 H प्लस इसमें हो जाएगा और क्या बन जाएगा? HSO4 माइनस। यही कॉन्जुगेट बेस हो गया। देखिए यहाँ लिखे हैं तो H प्लस निकालेंगे तो बन गया यार। उसी तरह यहाँ भी आप निकाल लीजिए तो ये क्या बन जाएगा? OH माइनस। अब यहाँ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है यार। अब कॉन्जुगेट एसिड लिखना है तो बेस का लिखेंगे तो बेस H प्लस लेके किसमें चेंज होता है? कॉन्जुगेट एसिड में चेंज होता है। तो H प्लस जोड़ दो, तो H प्लस जोड़ोगे तो यह क्या बन जाएगा? H2O। ये क्या बन जाएगा? H3O प्लस, और ये क्या बन जाएगा? NH4 प्लस। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो उसी तरह से जब एक एसिड बेस का जैसे NH3 एंड NH4 प्लस, तो देखो ये दोनों क्या हो गए? ये हुआ बेस तो ये हुआ एसिड, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। यही नहीं, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बताओ? ये दोनों भी तो हो जाएंगे OH माइनस एंड H2O। वो छोड़ो, ये और ये भी तो हो जाएंगे, ये भी तो हो जाएगा H2SO4 एंड HSO4 माइनस। तो कभी भी एक हाइड्रोजन का डिफरेंस रहेगा तो हमेशा वो क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का ब्राउनफील्ड का कॉन्सेप्ट था कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में। ठीक है, तो हम लोग समझ गए हैं कि किस तरह से हम लोग को और कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर दो, एक एक्सेप्टर होगा और दूसरा क्या होगा? डोनर होगा। तो एसिड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर होता है और जो बेस होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर देने वाला होता है। ये किसका कॉन्सेप्ट है? दिस इज लुईस कॉन्सेप्ट। यही लुईस का कॉन्सेप्ट है कि एसिड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर होगा और जो बेस होगा इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर होगा। बहुत बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। तो जैसे आप ध्यान दीजिए, है ना, आप इस रिएक्शन को देख लीजिए। जैसे आपने NH3 ले लिया और साथ में आपने BF3 ले लिया। अब आपको पता है कि NH3 अपना लोन पेयर किसको दे देता है? BF3 को दे देता है। और क्या बन जाता है यहाँ पे? NH3.BF3। ये बड़ा फेमस रिएक्शन है। ठीक है, तो ये अपना लोन पेयर दे रहा है, तो ये किसका काम कर रहा है? लुईस बेस। और इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है तो ये किसका काम कर रहा है? लुईस। तो इस तरह का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोग को ध्यान देना है लुईस एसिड और लुईस बेस के बारे में। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे तो लुईस का कॉन्सेप्ट क्या है और एसिड बेस की थ्योरी क्या है। तो हमने 3 थ्योरी पढ़ी है मिला के ना, आर्हेनियस की, ब्रोंस्टेड की और लुईस की, जिस हिसाब से हम एसिड और बेस को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब एसिड बेस हमने पढ़ लिया। अब आगे हम लोग इसमें पढ़ना है पीएच स्केल के बारे में। इसके बारे में पीएच स्केल के बारे में, पीएच स्केल।
पीएच स्केल के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग को देखना है कि पीएच स्केल हम लोग का होता क्या है। तो पीएच इसका पहले मतलब ये होता है पोटेंशियल ऑफ H प्लस, पोटेंशियल ऑफ H प्लस। मैथमेटिकली हम पीएच को डिफाइन कैसे करते हैं, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और ये बेसिकली एक्टिविटी और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है। यहाँ पे होता क्या है, एक्टिविटी और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो ध्यान दे, यहाँ तो होता है एक्टिविटी है, लेकिन एक्टिविटी और कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है ना। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए अंतर होता है, डाइल्यूटेड के लिए दोनों सेम ही होता है। तो यहाँ एक्टिविटी है बट हम लोग उसको कंसंट्रेशन मान के नहीं करेंगे, है ना। कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, मोलारिटी। तो यही हम लोग का पीएच स्केल होता है। अब पीएच स्केल का हम लोग यूज क्या करते हैं, तो एसिड बेस का स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए। तो अगर पीएच ज्यादा रहेगा, पीएच मोर, इसका मतलब H प्लस क्या है हम लोग का, लेस, और एसिड हम लोग का क्या है यार, वीक। एसिड क्या होगा, वीक। तो ध्यान रखना है, पीएच जितना ज्यादा होगा एसिड हम लोग का उतना क्या होगा, कमजोर होगा। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। बेस जितना ज्यादा होगा एसिड उतना हम लोग का क्या होगा, मजबूत होगा, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान रखना है। अब हम लोग सिंपल एक सवाल ले लेते हैं। पहले पीएच है जैसा, उधर एक और होता है पीओएच, उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। तो जिस तरह से आपने पीएच पढ़ा उसी तरह से पीओएच भी होता है। और पीओएच हम लोग का क्या होता है, मैं आपको यही बता देता हूँ। ये हम लोग का होता है माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, ये हम लोग का पीओएच होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग सिंपल सवाल कर लेते हैं पीएच वाला, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है ना। हम लोग सिंपल एक सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड पीएच, फाइंड पीएच। पहला है H प्लस 10 की पावर -2 मोलर, दूसरा है HCl 1 मोलर, HCl 1 मोलर, तीसरा मैं कह रहा हूं H2SO4 और वो मैं कह रहा हूं 0.05 मोलर, और चौथा मैं कह रहा हूं, 4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, H2SO4 9.8 ग्राम इन 100 लीटर, 9.8 ग्राम इन 100 लीटर। आपको पीएच निकालना है, ऑप्शन नहीं है, पीएच निकालना है। तो कैसे कैसे हम लोग निकालेंगे, बारी बारी से मैं सोल्व करता चलता हूं। तो पहला में अगर हम पीएच निकालेंगे तो पीएच बराबर हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस, या हो जाएगा ये माइनस लॉग 10 की पावर -2। तो आपको पता है ना कि ये 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 लॉग 10 बराबर 2, क्योंकि लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ गया नहीं समझ? तो ये हम लोग का हो जाएगा पहला, आप समझ गए है ना। अब दूसरा में चलते हैं, पहला मिटा देता हूँ मैं, पहला मिटा देता हूँ, अब दूसरा में चलते हैं। तो देखो यहाँ HCl 1 मोलर है, अब HCl टूटेगा तो क्या मिलेगा, H प्लस, और साथ में क्या बनेगा, Cl माइनस। अब यह स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरा का पूरा H प्लस आ जाएगा। तो अगर ये 1 मोलर, तो H प्लस भी कितना हो गया, 1 मोलर हो गया है। अगर H प्लस भी 1 मोलर हो गया बच्चा, तो पीएच निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, बताओ। अगर H प्लस 1 मोलर हो गया तो पीएच निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, पीएच प्लस निकाल लोगे, तुम लोग तेज हो। पीएच हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो माइनस लॉग ऑफ 1 तो बराबर 0, पीएच 0 हो गया। समझ गए नहीं समझ, 0 हो गया पीएच, ठीक है। हम दूसरा भी मिटा देते हैं, दूसरा भी हम मिटा देते हैं ताकि आपको डाउट ना हो किसी तरह का। अब तीसरा है, देखिए तीसरा है H2SO4 0.05। तो पहले आप H2SO4 को तोड़ेंगे सर तो क्या मिलेगा, 2H प्लस और साथ में SO4 -2। इसका मतलब अगर H2SO4 1 है तो H प्लस कितना है, 2, डबल मिल रहा है। अगर 1 है तो ये वाला 2 है। तो अगर ये 0.05 मोलर है तो ये कितना हो जाएगा, 0.05 × 2, डबल होगा। एक H2SO4 में 2H प्लस,
तो जितना ये रहेगा इस पर डबल हो जाएगा, तो ये हो गया 0.1। तो pH बराबर आप क्या कहते हैं, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और H प्लस की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली है, 0.1। 0.1 का मतलब 10 की पावर -1, तो ये आ जाएगा 1। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसी तरह से सिंपल सवाल आएगा, और सिंपल सवाल का सिंपल हम क्या करेंगे, जवाब देंगे। ठीक, अब हम लोग एक H2SO4 वाला देख लेते हैं कैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ 9.8 ग्राम इन 100 लीटर क्या मोलारिटी दिए हैं, तो पहले हम मोल निकालेंगे। मोल, तो मोल हो जाएगा 9.8/98, दैट इज 0.1। फिर हम लोग निकालेंगे मोलारिटी H2SO4, क्योंकि मोलारिटी ही हम लोग यूज करते हैं। मोलारिटी क्या होता है आप लोग जानते हैं, मोल बटे में वॉल्यूम, तो हो जाएगा 10 की पावर -3। अब देखो H2SO4 हमने कितना निकाला है, 10 की पावर -3। ध्यान देंगे सब, अब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, 2H प्लस, साथ में SO4 -2, और ये डबल बनेगा, जितना है उसका डबल, तो हो जाएगा 2 × 10 की पावर -3। दुगना बनेगा नहीं बनेगा, तो H प्लस यहाँ, तो pH निकालो यार। तो pH में क्या लिखोगे, माइनस लॉग ऑफ 2 × 10 की पावर -3। अब आपको पता है कि लॉग जब मल्टीप्लीकेशन है तो जुड़ जाता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 10 की पावर -3। इधर से तो ये 3 आ जाएगा यार, तो 3 माइनस लॉग 2 होगा, नहीं होगा। लॉग 2 की वैल्यू आप सबको पता होना चाहिए, वो दिया रहेगा 3 माइनस 0.3, तो ये आ जाएगा 2 तो इस तरह से निकलेगा। ठीक है, तो ये तरीका है pH निकालने का, हाँ? और इस तरह से हम लोग सोल्व करके pH